दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, दुनिया का एकमात्र देश जहां पर बीते 50 बरस में कुछ भी नहीं बदला है। इन 50 बरस के दौर में पीढ़ियां हथियारों के साए में जन्म लेती है, बड़ी होती है, हाथों में हथियार थामती है और फिर एक नई पीढ़ी आ जाती है जिसका जन्म भी हथियार, गोला बारूद और शायद युद्ध या संघर्षरत स्थितियों के बीच जन्म लेता है। अपने इर्द गिर्द सिर्फ वो शमशान देखते हैं। युद्ध की ऐसी त्रासदी दुनिया के किसी देश ने अगर भोगी है तो उसका नाम अफगानिस्तान है। और बीते 50 बरस के दौर में दुनिया के सबसे दो बड़े ताकतवर देश, एक वक्त यूएसएसआर यानी रशिया और उसके बाद अमेरिका, तकरीबन 20-20 बरस तक दोनों ने वहां पर अपनी मौजूदगी, अपनी सेना के साथ शायद बहुत कुछ बदलना चाहा, लेकिन बदला कुछ भी नहीं। हां, लाखों लोगों की जान जरूर गई, खरबों रुपया वहां पर हथियारों के जरिए और शायद पुनर्निर्माण के लिए झोंका जरूर गया। इसी दौर में, चाहे वह 1970, 80, 90 का दौर हो, चाहे मौजूदा वक्त की स्थिति हो, पत्रकारों की मौत भी हुई। दानिश सिद्दीकी, राइटर से जुड़ा हुआ फोटोग्राफर, पुलित्जर सम्मान से सम्मानित, उसकी मौत उसी जगह पर हो गई जिस जगह पर अमेरिकी सेना वापस लौट रही थी और अफगानी सेना और दूसरी तरफ तालिबान के बीच संघर्ष चल रहा था। पन्नों को पलटिएगा तो कोई तस्वीर आपको अलग दिखाई नहीं देगी। जो तस्वीर 80 और 90 के दशक में अफगानिस्तान के भीतर, वही तस्वीर मौजूदा वक्त में भी। उस दौर में चले जाइएगा 50 साल पहले, तो उस समय भी 5 पत्रकारों की मौत हुई थी और एक पत्रकार जो बीबीसी वर्ल्ड सर्विस से जुड़ा था, वह तो उस वक्त प्रधानमंत्री हिकमत गयार की इंटरव्यू को लेकर निकल रहा था। नकाबपोशाए उसको उठाकर ले गए और उसके बाद उसका शव ही मिला। 1994 का यह जिक्र है, 29 जुलाई। लेकिन सवाल यह है कि इन 50 बरस के भीतर में अफगानिस्तान को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति या फिर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आतंकवाद या कट्टर मुस्लिम परिस्थितियों के साथ जो जुड़ाव अफगानिस्तान का रहा, उसमें वह कौन सी दुनिया की ताकतें रहीं जिन्होंने उसको मदद की। हैरत अंगेज स्थिति है कि एक वक्त अमेरिका विद्रोहियों की मदद करता है, एक वक्त रशिया विद्रोहियों की मदद करता है, एक वक्त ब्रिटिश सेना वहां पर लड़ती हुई नजर आती है, लेकिन एक वक्त मदद करती है यूएई, सऊदी अरब, चाइना, पाकिस्तान। ये सब कहीं ना कहीं सियासी तौर पर अफगानिस्तान के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का खेल खेलते रहे। भारत के साथ पहली बार एक मुसीबत आई जब भारत ने ध्यान दिया कि अफगानिस्तान के भीतर अगर पुनर्निर्माण के लिए वह पैसा झोंक दे और वहां पर एक नई परिस्थितियां पैदा हो जाए, तो शायद आने वाले वक्त में भारत के इर्द गिर्द टेररिज्म खत्म होगा, आतंकवाद को पनाह देने की स्थितियां गायब हो जाएंगी, पाकिस्तान का जिक्र होगा या फिर ईरान के जरिए जो तेल भारत तक पहुंचाया जाए, जिस पाइपलाइन का जिक्र है, उसको भी सुविधा मिल जाएगी। लेकिन ये सारी चीजें क्या धरी की धरी रह गई? ये सारे सवाल हैं। और अफगानिस्तान के भीतर की खनिज संपदा और कूटनीतिक तौर पर कितना महत्वपूर्ण है अफगानिस्तान की उस जमीन का इस्तेमाल, जिसके जरिए एक तरफ रशिया एक वक्त सोचता रहा कि अफगानिस्तान पर अगर उसकी सत्ता हो जाए तो क्या कुछ हो सकता है। एक वक्त अमेरिका ने भी सोचा और एक वक्त चाइना भी सोच रहा है। तो हमें लगता है कि आज अफगानिस्तान के इर्द गिर्द के उन परिस्थितियों को समझने की कोशिश कीजिए जिससे आप समझ पाएंगे कि दानिश सिद्दीकी की मौत, जो अफगानिस्तान में युद्ध की परिस्थिति और तालिबान जिस रूप में दोबारा पैर पसार रहा है, उनको देखते हुए, कैमरे में कैद करते हुए हुई, ठीक इसी तरह की परिस्थिति 80 के दशक में क्या थी। कोई अंतर आपको नजर नहीं आएगा, 1980-90 का दौर हो या फिर 21वीं सदी में 2020 का दौर हो, 2021 का दौर हो या 2001 से लेकर 2020 तक की परिस्थितियां हो। वीरों को देखते वक्त आपको सिवाय मौत के, सिवाय गोला बारूद के और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। अफगानिस्तान बेहद खूबसूरत है, लेकिन अफगानिस्तान की तस्वीर जो दुनिया के मानचित्र पर युद्ध के जरिए उभरती है, उसमें मौत की तादाद गिनना मुश्किल हो जाएगा। दोहा में समझौता हुआ तालिबान और अमेरिका के बीच। अमेरिका ने कहा हम अपनी फौज वापस बुला लेंगे, तालिबान ने कहा हम आपकी फौज पर हमले नहीं करेंगे। और उसके बाद फौज का लौटना शुरू हो गया। लेकिन 2001
यानी 9/11 के बाद से अभी तक की परिस्थितियों को अगर गिनना शुरू कीजिएगा तो क्या कुछ अमेरिका ने गंवाया। उसकी तासीर यही है कि लगभग 2300 अमेरिकी सैनिकों की जान गई, 450 ब्रिटिश सैनिकों की भी जान गई, 20,600 सैनिक घायल हो गए जो नाटो से जुड़े हुए थे। और अशरफ गनी जब 5 साल राष्ट्रपति पद के तौर पर रहे तो उन्होंने बकायदा एक दस्तावेज निकाला और कहा लगभग 45,000 अफगानी सुरक्षा कर्मियों की भी मौत इसी दौर में हुई है। अमेरिका की एक ब्राउन यूनिवर्सिटी है, उसने जब कच्चा चिट्ठा निकाला तो उसने बोला कि अफगानी पुलिस और सैनिकों की जिनकी मौत हुई उनकी संख्या 64,500 है। और यूनाइटेड नेशन ने जानकारी दी 2009 से तो हमने गिनना ही शुरू किया और 2009 से 2019 के बीच 1,10,000 अफगानिस्तानी नागरिकों की मौत इसी युद्ध में हुई है, इसी दौर में, इसी संघर्ष में हुई है। हमें लगता है एक क्षण के लिए पन्ना आपको लिए चलते हैं 1970-80 के दशक में। उस दौर में रशियन फौज अफगानिस्तान के भीतर थी, वहां की वामपंथी सरकार को मदद देने पहुंची थी, वहां के मुजाहिद विरोध कर रहे थे। उस वक्त तकरीबन 10 से 15 लाख नागरिकों की मौत उस दौर में हुई थी। लगभग 90,000 मुजाहिद लड़ाके मारे गए थे, 18,000 अफगानी ट्रूप्स यानी अफगानी सैनिकों की मौत हुई थी, 14,500 सोवियत सैनिकों की भी मौत हुई थी। तो क्या अफगानिस्तान की यही वो स्थिति है? या फिर जब हमने सामने खबर दानिश सिद्दीकी की आई तो जानकारी यह मिली कि दरअसल 5 पत्रकारों की मौत तो 1970 और 80 के दशक में भी हुई थी, जिसमें एक तो डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले न्यूयॉर्क के फिल्मकार थे ली शापिरो और उनके साथ जो उनके साउंडमैन थे जिम लिंडालोस। उनकी पघाम जिला में उस वक्त विद्रोहियों ने मौत के घाट उतार दिया था। और 1994 में अफगानिस्तान जब सिविल वार में झोंक दिया गया था, रशियन सेना जा चुकी थी, तब बीबीसी के कॉरेस्पॉन्डेंट पहुंचे थे वहां पर उस वक्त के प्रधानमंत्री गुलबुद्दीन हिकमतकार का इंटरव्यू लेने के लिए। इंटरव्यू भी लिया, लेकिन बाहर निकले तो नकाबपोश उठा कर ले गए। और उसके बाद 1994 29 जुलाई महीना यही था, उनका शव पाया गया। 2 और जर्नलिस्ट थे जिनकी हत्या हो गई। यह परिस्थिति अफगानिस्तान के भीतर, लेकिन अफगानिस्तान का पुनर्निर्माण 9/11 के बाद अमेरिका ने जो सोचा उसमें भारत ने खुद को भी झोंक दिया। तकरीबन $3 अरब यानी तकरीबन 23,000 करोड़ रुपए भारत ने भी झोंके। याद कीजिए 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने अफगानिस्तान की संसद का उद्घाटन किया था, एक बड़ा बांध वहां पर बनाया गया, उसका भी उद्घाटन किया गया। पाकिस्तान पर सामरिक दबाव इसी के जरिए बन सकता है कि वह आतंकवाद को आश्रय ना दे। और जिस तरीके से तालिबान पाकिस्तान का जुड़ाव रहा तालिबान के साथ, उसमें पाकिस्तान इस बात का जिक्र लगातार करता रहा कि पाकिस्तान की जमीन को तालिबानी छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन अलकायदा की जमीन, ओसामा बिन लादेन को पनाह देना, ये सारी परिस्थितियों ने बताया कि पाकिस्तान की जरूरत क्या अफगानिस्तान में तालिबान का होना है और भारत की जरूरत क्या वहां पर एक लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार का होना है, जिसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उसकी मॉनिटरिंग भी हो सके और वह अपने आप में मुख्यधारा में शामिल भी हो सके। लेकिन अमेरिकी फौज जा चुकी है। ठीक यही स्थिति 1989 में थी जब रशियन फौज जा चुकी थी। उसके बाद पूरी तरीके से युद्ध में और गृह युद्ध की स्थितियों में अफगानिस्तान खो गया था। मुजाहिद की मौजूदगी में वहां पर जो परिस्थितियां थी उसमें भ्रष्टाचार भी था, उसमें कानून का राज भी नहीं था। उस समय की परिस्थितियों में वहां पर तालिबान निकल कर आता है और यह सवाल बार बार रहता है कि दरअसल तालिबान ने अपनी मौजूदगी किस रूप में कैसे बना ली। तालिबान का मतलब होता है छात्र यानी विद्यार्थी। और कहते हैं कि जब 1989 में रशियन फौज वहां से बाहर निकली तो उस वक्त 90 के दशक में ही तालिबान का उदय होता है, क्योंकि वह धार्मिक मदरसों से उभरा और सऊदी अरब की उस समय फंडिंग हो रही थी। सुन्नी इस्लाम के कहर मान्यता का उसने प्रचार शुरू किया और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो एक पख्तून इलाका है, उन इलाकों में अपनी मौजूदगी और उसके बाद धीरे धीरे अपना विस्तार उसने करना शुरू किया। तालिबान लोकप्रिय नहीं रहा ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो
गृह युद्ध की स्थिति थी और तालिबान ने जिन बातों का जिक्र किया उसने बहुत साफ तौर पर कहा था भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे। बहुत साफ तौर पर कहा था जो भी अराजकता है, जो भी एनार्किज्म है, उसकी स्थिति में सुधार लाएंगे, सड़कों का निर्माण करेंगे और जो पूरा बिजनेस मॉडल है, कारोबारी ढांचा है, उसको हम ठीक कर देंगे। उसने कुछ हद तक काम भी शुरू किया। उसकी लोकप्रियता ने उसको पनाह भी दी, उसका विस्तार भी हुआ और विस्तार की एक तस्वीर 1996 में यह भी नजर आई जब काबुल पर कब्जा तालिबानियों ने कर लिया तो सबसे पहले वहां के राष्ट्रपति नजीबुल्लाह को सरेआम फांसी दे दी गई। यानी ध्यान दीजिए 1990 से लेकर 2001 11 साल के वक्त में ही तालिबान के पास वक्त रहा जिस वक्त वह धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अपने टेरर को न सिर्फ तालिबान, पाकिस्तान, ईरान, भारत के ऊपर हमले और इन सब के साथ साथ 9/11 यानी अमेरिका तक जा पहुंचा। यह वह परिस्थिति थी जहां पर कहा गया कि यह दरअसल सभ्यताओं का युद्ध है, सिविलाइजेशन वार है। इसका भी जिक्र किया गया। लेकिन आज जब हम तालिबान को अफगानिस्तान के भीतर देख रहे हैं तो हमें कई बातों पर नई दृष्टि डालने की जरूरत है, क्योंकि अफगानिस्तान का बॉर्डर भारत से दूर है लेकिन भारत वहां पर पुनर्निर्माण चाहता था। उसका बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है तकरीबन 2611 किलोमीटर और वहां पर शरणार्थियों का जमावड़ा शुरू हो चला है। वहां पर तहरीके तालिबान यानी अफगानिस्तान जो चले गए थे वो रिफ्यूजी बनकर पाकिस्तान में प्रभाव डालेंगे ही और कहा जा रहा है पाकिस्तान उसमें उनकी मदद करने में कोई कोताही बरतेगा नहीं, क्योंकि सामरिक दृष्टि से पाकिस्तान के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। दूसरी बात है कि नाटो की सेना जब आई तो पाकिस्तान का दबदबा अफगानिस्तान में खत्म हुआ, लेकिन दोबारा पाकिस्तान का दबदबा तालिबान के जरिए अफगानिस्तान में बढ़ रहा है। चीन की खाली एक मुश्किल यह है कि चीन का जो शिनजियांग का जो प्रांत है वो तकरीबन 8 किलोमीटर का रेंज है जो कि अफगानिस्तान से लगता है और यहां पर एक संगठन है ITIM यानी ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, ये सक्रिय है। उसके अलावे चीन को लगता है कि पाकिस्तान के आसरे वो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की खनिज संपदा और वहां की जमीन का उपयोग हो सकता है आने वाले वक्त में ठीक वैसे ही करने लगे जैसे एक वक्त वह तिब्बत में घुसा था। रूस के सामने मुश्किल यह है कि अफगानिस्तान के भीतर अगर इस्लामिक कट्टरवाद गढ़ बन जाता है तो फिर उसके लिए मुश्किल इसलिए होगी क्योंकि यह पूरे मध्य एशिया के क्षेत्र में एक खतरे की घंटी होगी। रशिया का संकट यह है, लेकिन उसकी सीमा अफगानिस्तान की उज्बेकिस्तान से भी लगती है तकरीबन 144 किलोमीटर, तजाकिस्तान से भी लगती है बड़ी सीमा अफगानिस्तान की 1344 किलोमीटर, तुर्कमेनिस्तान से भी लगती है तकरीबन 804 किलोमीटर। और ध्यान दीजिए तो अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिकली एक ऐसी जगह पर है जो रूट है प्राकृतिक गैस का, तेल का, कोयले का। उस तरफ ईरान है, इस तरफ भारत है। यह एक पूरा का पूरा रूट है और चाइना अपने जिस रूट को बनाना चाह रहा है वह उस सिल्क रूट से आगे का रूट है जिसमें चाइना को लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर वह उस मार्केट पर कब्जा कर लेगा जिसके बीच में कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की वह स्ट्रेटेजिक लैंड पड़ती है। तो वहां पर तालिबान की मौजूदगी पाकिस्तान को लाभ पहुंचाएगी, पाकिस्तान के जरिए चीन को लाभ पहुंचाएगी। अमेरिका बहुत कुछ गंवा चुका है। अमेरिका के गंवाने की परिस्थितियों को अगर आप पलटना शुरू कीजिएगा तो उसने जितना खर्च किया है 2010 से 12 के बीच में सबसे ज्यादा 1 लाख से ज्यादा अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में थे। और कहते हैं कि अमेरिका की जो मिलिट्री सिचुएशन जानकारी आई कि उसमें जो उसका सालाना खर्च हो रहा था वह $100 अरब का था। $100 अरब का मतलब होता है तकरीबन 7.5 लाख करोड़। लेकिन सवाल सिर्फ 7.5 लाख करोड़ का नहीं है। सवाल यह है कि अगर डिफेंस मिनिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स को देखिए अमेरिकन, तो 2001 से 2019 तक $778 अरब यानी तकरीबन 58 लाख डॉलर अमेरिका ने खर्च किया। लेकिन एक ब्राउन यूनिवर्सिटी ने जो पूरा रिसर्च किया उसने जानकारी दी कि नहीं, यह पूरा खर्च $978 अरब यानी 73 लाख करोड़ अमेरिका के झोंके गए हैं। तो अमेरिका के लिए अफगानिस्तान कितना कॉस्टली अफेयर रहा। इसी संदर्भ में अगर रशिया में आप शिफ्ट हो जाएंगे तो रशिया में उस दौर में जो खर्चा किया गया अगर उसको आज की करेंसी के हिसाब से अगर डॉलर के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे तो लगभग $50 लाख रशिया ने भी अफगानिस्तान पर उस दौर में खर्च किया जिसको आज की तारीख में
$78 अरब खर्च किया गया, यानी $53 लाख। अफगानिस्तान सरकार को कुल मिला के 2.5 लाख करोड़ रुपए अमेरिका ने दिए, जो लगभग $36 अरब के आते हैं। लेकिन जितनी बड़ी तादाद में जान गई अमेरिकी सैनिकों की और जितनी बड़ी तादाद में वहां की परिस्थितियों ने एक बार फिर तालिबान को लेकर एक संकट की घंटी बजा दी है, उसने कई सवालों को एक साथ जन्म दे दिया है। भारत के लिए मुश्किल सबब इसलिए है क्योंकि भारत ने तो नवंबर 2020 यानी बीते बरस ही लगभग 6-8 महीने पहले ही वहां पर 150 नई परियोजनाओं का ऐलान भी किया था। और जिस समय प्रधानमंत्री मोदी अफगानिस्तान में संसद की इमारत का उद्घाटन कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि किस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में अफगानिस्तान को मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाएगा। यानी भारत का नजरिया साफ था कि अफगानिस्तान का डेवलपमेंट दुनिया की दृष्टि से मेन स्ट्रीम सियासी तौर पर भी हो और विकास के तौर पर भी हो। इसीलिए जब 2016 में हेरात प्रांत में लगभग 42 मेगावाट का जो बिजली और सिंचाई परियोजना जब बनी, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी फिर गए, उन्होंने उसका उद्घाटन भी किया। ये सारी परिस्थिति बताती है कि अफगानिस्तान को लेकर भारत जो सोच रहा था आने वाले वक्त में, तो क्या अमेरिकी फौज की वापसी के साथ वह जो पूरी सोची हुई परिकल्पना थी वो क्या नहीं बचेगी? क्योंकि आखिरी मीटिंग जो भारत की होती है सितंबर 2020 में, जो दोहा शांति वार्ता हो रही थी, उसमें हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब गए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़े। उन्होंने 3 बातों का जिक्र किया था: अफगान लेड, अफगान ओन्ड, अफगान कंट्रोल। यानी पूरे तरीके से किस तरीके से ये अफगानी सरकार के मातहत वहां पर चीजें डेवलप होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही तालिबान का जिक्र आया तो यह समझना होगा कि जो वहां पर पख्तून कबायलियत है वो तकरीबन 42% है, जो सबसे बड़ी कबीले के तौर पर है, और उनके जो लड़ाकों की संख्या है वो तकरीबन 85,000 से लेकर 2 लाख के बीच में है। कुल अफगानिस्तान की जनसंख्या तकरीबन 4 करोड़ के लगभग में है, 4 करोड़ से कुछ कम है, उसी लगभग में है जो नया डाटा उसका सामने आया है। सवाल सबसे बड़ा यह हो गया है, क्या स्ट्रेटेजिक तौर पर जो रशिया ने सोचा 40 साल पहले, स्ट्रेटेजिक तौर पर 2001 के बाद अमेरिका ने जो सोचा मौजूदा वक्त में, इस दौर में भारत जो सोच रहा था, पाकिस्तान जो सोच रहा था, ईरान जो सोच रहा था, तजाकिस्तान जो सोच रहा था, या उससे सटे हुए जो तमाम देश, उज्बेकिस्तान जो सोच रहा था, ये सारी सोच क्या मौजूदा वक्त में अमेरिकी सेना के लौटते ही बदलने लगेगी? और अगर ये बदलने लगेगी तो क्या वाकई यह इस पूरे के पूरे इलाके में खतरे की घंटी इसलिए है क्योंकि जो पूरी इकोनॉमी तालिबान की है वो ड्रग्स पे है, वो पूरी की पूरी हथियार पर है, वह पूरे के पूरे वहां के खनिज संपदा संसाधनों की लूट की इजाजत देना और उस लूट को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ले जाना जो तालिबान की सोच है उसके मुताबिक है। यानी ध्यान दीजिए, जिस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को भारत अफगानिस्तान में खड़ा होना चाहता था, जिसकी एक पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई गई, वह भी मायने नहीं रखेगी। और वह पीढ़ी जो रशियन फौज के समय गोद में थी, दुधमुही थी, उसने बंदूकों की आहट और टैंक और हवाई जहाजों का चलना वहां पर जब देखा तो वह परिस्थिति बदलते बदलते धीरे धीरे अमेरिकी सेना के आने के बाद से भी लगभग जो बच्चे गोद में थे वह बच्चे आज हाथ में बंदूक लिए हुए हैं। तो क्या अफगानिस्तान की सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियां, चाहे उनका एक कोई भी इतिहास रहा हो, वो इतिहास का जिक्र हम आपसे इसलिए भी करना चाहते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कहानी है काबुलीवाला, उस पर फिल्म भी बनी। वहां का पठान किस तरीके से ड्राई फ्रूट बेचने के लिए भारत आता है और वो पूरा एक रूट है जो किस तरीके से काबुल, पेशावर होते हुए पहुंचता है और बंगाल, कलकत्ता की गलियों में पहुंचता है और वहां पर अपनी बच्ची के अनुकूल, एक बच्ची की उम्र मिनी से उसकी दोस्ती हो जाती है। यानी मानवीय पहलू को 1892 में काबुलीवाला कहानी रविन्द्रनाथ टैगोर लिख रहे थे, लेकिन उस पठान के अक्स तले उसको एक बंगाली परिवार की बेटी के अक्स में अपनी बेटी दिखाई देती है। लेकिन आज की तारीख में अफगानिस्तान के भीतर का सच यह है कि उसने बीते 50 बरस में अगर सिर्फ युद्ध देखा है, सिर्फ बारूद देखा है, सिर्फ हवाई जहाज से लगातार कारपेट बॉम्बिंग देखी है, जमीन पर रेंगते टैंक और उससे निकलते गोला बारूद को देखा है, तो वहां की सभ्यता को लेकर या वहां के नागरिकों को लेकर या वहां की परिस्थितियों को लेकर
विश्व किस रूप में उसको एक्सेप्ट करेगा, या फिर दुनिया एक्सेप्ट करे ना करे, अफगानिस्तान के भीतर तालिबान और उनकी जो अपनी परिस्थिति है वह किस तरीके से दुनिया को अपने यहां आने की इजाजत देगी। तो क्या इतनी बड़ी तादाद में जो अमेरिका के दौर में इस 20 साल के भीतर में तकरीबन 90 लाख करोड़ रुपया दुनिया के अलग अलग मार्फत जो अफगानिस्तान में आया वो झोंकक दिया गया, तो वह क्या एक बिजनेस था? क्योंकि वहां पर जितनी बड़ी तादाद में हथियार आए, और यह भी समझना होगा जब रशियन फौजें वहां पर थी तो उस समय विद्रोहियों को मदद करने वालों की कतार में अमेरिका भी था, ब्रिटेन भी था, सऊदी अरब भी था, पाकिस्तान भी था। और मौजूदा वक्त में जब घड़ी की सुई उलट गई तो उसमें मदद करने वालों में फिर कहा जाता है कि यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात भी है जो अपने तौर पर फंडिंग कर रहा है, पाकिस्तान मदद कर रहा है। पाकिस्तान सबसे पहले और यूएई सबसे पहले रहा जिसने मान्यता दे दी अपने तौर पर तालिबान को। यह परिस्थिति बतलाती है कि दुनिया की नज़र अफगानिस्तान को लेकर क्या रही, और अफगानिस्तान दुनिया से जुड़ने के लिए जो वहाँ के लोगों के ज़रिए नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के ज़रिए अपनी डेमोक्रेसी को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर परिभाषित करने में ही भटकता रहा। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले वक्त में इसका असर भारत के लिए एक मुश्किल भरा है? क्योंकि अगर पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, जिसको माना जा रहा है और लगातार इस बात का जिक्र है, अगर सपोर्ट हो रहा है तो उसका कहीं ना कहीं असर धीरे धीरे वह कश्मीर को लेकर पड़ेगा। और यह परिस्थिति बताती है कि इसमें चेक एंड बैलेंस करने की स्थिति में चीन भी होगा और रशिया भी होगा। यानी दुनिया की बड़ी फोर्सेस दोबारा से इस जो मिडिल ईस्ट का इलाका है उससे शिफ्ट होकर इस पूरे इलाके में दोबारा आ जाएंगी। और अगर ऐसी परिस्थिति बन रही है, और ऐसी परिस्थितियों के बीच में अगर, क्योंकि वहाँ की जो स्थिति बनती चली गई और तालिबान की मौजूदगी में लोकप्रिय होने की परिस्थिति में, चाहे उसने एक वक्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया, चाहे उसने अराजकता को ख़त्म किया, कुछ सड़कों का निर्माण किया, बिजनेस किया, लेकिन उसके पैरेलल में यह भी समझना होगा उसने इस्लामिक तौर तरीकों को भी लागू किया जो कट्टर थे। हत्या और व्यभिचार को जो सार्वजनिक तौर पर फांसी दे देना, कोई चोरी करे तो अंगभंग काट देना, पुरुषों के लिए दाढ़ी मस्ट हो गई, महिलाओं को पूरे तरीके से ढका रहना चाहिए बुर्के से, टेलीविज़न बंद, संगीत बंद, सिनेमा पर पाबंदी, ये सारी परिस्थितियों को डेवलप करते हुए आपके जहन में तुरंत मलाला की याद आएगी। मलाला पर गोलियां इसलिए चली थी क्योंकि वह पढ़ाई करना चाहती थी, और 10 साल से ज़्यादा की उम्र की लड़कियां पढ़ाई नहीं करें, यह तालिबान का आदेश था। तो सवाल यह है कि क्या दुनिया के विकसित होती परिस्थितियों में, उसके बीच में अफगानिस्तान उसी परिस्थितियों को जिएगा जिस परिस्थितियों को उसने बामियान में बुद्ध की प्रतिमा को जब ध्वस्त कर दिया, उसके बाद वह दुनिया की सुर्खियों में आया। तो क्या ये माना जाए कि अफगानिस्तान की अपनी पहचान युद्ध स्थल के तौर पर है, अफगानिस्तान की अपनी पहचान एक ग्रेवयार्ड के तौर पर है, अफगानिस्तान की अपनी पहचान दुनिया में बड़े बाजार को, जो हथियारों का बाजार है, जो ड्रग्स का बाजार है, उसको संभाले हुए जो लॉर्ड्स हैं उनके लिए ये स्वर्ग की परिस्थितियां हैं? ये कौन सी परिस्थिति है? ये सवाल है। और शायद इन्हीं सवालों को जवाब के तौर पर हमको लगता है कि दानिश सिद्दीकी की उन फोटोग्राफी या तस्वीरों को देखना चाहिए जिसके ज़रिए वो साफ तौर पर दिखाई देती है कि आज भी कोई अंतर अफगानिस्तान के भीतर उसके अपने 50 साल के सफ़र में नहीं आया है। और एक नया आलम अफगानिस्तान को लेकर रशिया, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, भारत, इन सारी परिस्थितियों को लेकर अफगानिस्तान के मद्देनज़र एक नए स्ट्रेटजिक पॉइंट का उदय नए तरीके से हो रहा है क्या? और नई स्थिति यह भी बता रही है कि तालिबान के साथ दुनिया के तमाम देश समझौता करेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो लाभ अफगानिस्तान को और उसकी ज़मीन को अपने अनुकूल बनाकर हो सकता है, वह इस पूरे इलाके में किसी दूसरे देश की ज़मीन को बनाकर नहीं हो सकता है। चीन सीधे तौर पर कहें तो वह मालदीव पहुंच चुका है, सीधे तौर पर कहें वह श्रीलंका पहुंच चुका है, चीन बांग्लादेश में पहुंच चुका है, नेपाल तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान के साथ तो उसके तमाम समझौते हैं। तो चीन के लिए कितना स्ट्रेटजिक पॉइंट है? पाकिस्तान जो उसकी अपनी आर्थिक माली हालत खस्ता है, उसने स्ट्रेटजिकली
बार्गेनिंग के तहत अफगानिस्तान की परिस्थितियों में अमेरिका से बहुत आर्थिक लाभ लिया, तो क्या वो दोबारा लाभ लेने की परिस्थिति में आ जाएगा? ये सारे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब एक ही निकल कर आता है। अफगानिस्तान को शायद बीते 50 बरस में जिस दृष्टि से देखा गया या जिस पैसे को वहां पर झोंका गया, उससे हटकर उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों को कैसे अंतर्राष्ट्रीय मेनस्ट्रीम में जोड़ा जाए, यह सवाल का जवाब शायद किसी के पास नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।